India rank 438 in UPSC CSE 2025. Today, I will be sharing my journey, what I learned in my attempts, and what worked for me. So, I will just give a brief introduction about myself. So, I have done my graduation and masters in political science, graduation from DU, and then masters from JNU. In and after my masters, I started preparing for UPSC, and this was my fourth attempt. In my first attempt, I could not clear prelims by 1 mark, and in the subsequent attempts, I was giving interviews, but I was not able to uh, get it to the finalist. तो अब जाके मतलब फाइनल हो पाया. अ, अभी जो मैं अभी इस जर्नी में जो चीज़ें मैंने फेस किया, मैं उसके बारे में आप शेयर करना चाहूँगा. सो कमिंग टू द prelims part. So in my first attempt itself, I was very clear कि I need to focus on the static portion क्योंकि static portion से you can easily do up to 35 40 क्वेश्चंस और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा सही हैं. सो वो ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिकली प्रीलिम्स में अपन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जीएस और सी सेट को, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन ईच ऑफ देम. So coming to the GS part, we know uh, the questions they are from basically polity, economics, geography, science, tech, history, uh, एंड इन्वायरमेंट. तो हम लोगों को इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन तीनों पे मेरा अपना ज़्यादा फोकस रहता था क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से यू कैन वेरी इजीली स्कोर, एंड वहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा बना पाएंगे इन कंपैरिजन इन्वायरमेंट और बाकी साइंस टेक में. यू कैन फोकस ऑन द पीवाईक्यू, बट मैं कभी रेलिवेंट मटेरियल मुझे नहीं मिल पाता था जहाँ से मैं इनको अच्छे से कर पाऊँ. So my entire focus was on these three subjects primarily, polity, economics and geography. Although मैं सब सारी सब्जेक्ट्स ही पढ़ता था, बट इनको मैं ज़्यादा स्कोरिंग के तरीके से देखता था. सो कमिंग टू द बुक रिसोर्सेज पार्ट, मैंने वही रिसोर्सेज फॉलो किए हैं जो मोस्टली टॉपर्स ने जो कर रखा है. द पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, ज्योग्राफी एनसीईआरटी. हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा सोर्सेज फॉलो किए हैं, बट वी नो डेट हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट उतना अच्छा नहीं होता है. तो मैंने ज़्यादा फोकस पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे रखा था. साइंस टेक के लिए मैंने बेसिकली पीटी 365 ही देखता था मैं. तो ये मेरे ब्रॉड मेजर रिसोर्सेज यही रहे हैं. इसके अलावा कमिंग टू द इसके अलावा पीवाईक्यूज आई गेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि उससे एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो पीवाईक्यू से हमें एक कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैसे थीम्स कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. दूसरी बात ये है कि ऑप्शंस कैसे सेट किए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल 22 में पेयर वाले क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए थे जिसमें आपको 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एलिमिनेशन ट्रिक देयर फैमिली. तो पेयर वाले क्वेश्चंस अब 22 से ही देखे जा रहे हैं. तो इस चीज़ों को हमें पीवाईक्यू से देखना होगा और ब्रॉड थीम्स देखने होंगे कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं. तो ये है मेजर पीवाईक्यू का रेलिवेंस जो है, एंड स्पेशली वी विल हैव टू लुक एट द ऑप्शंस क्योंकि वो ऑप्शंस अगले साल क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं. तो ऑप्शंस को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी हल्की बहुत कि स्पेशली जो इन्वायरमेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या साइंस टेक में जो क्वेश्चंस होते हैं उन वाले एस्पेक्ट्स पे. सो these were the resources aspect. Now coming to the part where हम prelims का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, उसमें आई गेस व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम जानते हैं कि हम तीन, मैं जैसे पर्सनली तीन पार्ट में करता हूँ. पहले उन क्वेश्चंस को जो मुझे 100% आता है, विच इज अराउंड अगर 35 to 40 क्वेश्चंस हैं,
अगर मुझे आ रहे हैं देन आई बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पेपर हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है 50-50, जिसमें हमें वी हैव टू टेक चांस। और तीसरा एस्पेक्ट जो होता है जो हम हंच पे मारते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम प्रीलिम्स के पेपर को करते हैं। नाउ माय फोकस इज कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं श्योर शॉट वाले क्वेश्चंस कर पाऊँ, क्योंकि उससे मेरे चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, रेदर देन क्योंकि 50-50 में मेरा पर्सनली क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। कई लोगों का 50-50 में बहुत अच्छा वो अटेम्प्ट करते हैं, एंड नाउ हंच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे ज़्यादा सही होते हैं। सो ये आपको मॉक टेस्ट लगा के फाइंड आउट करने होंगे कि आप कितने कैसे किस तरीके से सवाल को कर पाए। एंड एज पर दैट पार्ट कि हम टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, नाउ ये हम मॉक टेस्ट से ही पता कर पाएंगे कि हमारे यूजुअली क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं, क्या एक्यूरेसी रेट है हमारी। जैसे आई पर्सनली अटेम्प्ट अराउंड 95 क्वेश्चंस, और मुझे पता है कि मेरे 30 से 35 गलत होने ही होने हैं। तो वो मार्जिन मुझे रखना पड़ता है ताकि मेरा जो नेट स्कोर हो वो 100 प्लस हो, सो डैट एक सिक्योरिटी रहे कि अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अनएक्सपेक्टेड आ भी रहे हैं तो मैं एटलीस्ट फिल्म्स में फेल ना हूँ। तो ये एस्पेक्ट होता है पेपर अटेम्प्ट करने करने कैसे। एंड दिस इज अबाउट द जीएस पार्ट। सी सेट में अब जैसा हम जानते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स से स्पेशली द 23 का जो सी सेट आया था वो काफ़ी टफ था। मेनी ऑफ माई आई आई टी फ्रेंड्स इवन दे कुड नॉट क्लियर। तो उसमें हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना होगा सी सेट को। जैसे मैं पर्सनली अराउंड 10 से 15 एफ एल टी लगा के जाता हूँ सी सेट का, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस रहे और उसको बहुत लाइटली नहीं लेना। एंड कमिंग टू द पेपर एट अटेम्प्टिंग पार्ट, जैसे 80 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो मैं 50 से 55 के बीच में सवाल करता हूँ, जिसमें 27 कॉम्प्रिहेंशन होता है। वो मैं सारे ही अटेम्प्ट करता हूँ, और उसके अलावा जो 27 के अराउंड मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को मिला के मैं करता हूँ। अगर इनमें मार्जिन, अगर हम एरर का मार्जिन 15 क्वेश्चन तक भी मेरे गलत हो जाते हैं देन ऑल्सो आई विल बी एबल टू क्लियर सी सेट। तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने से आपकी मार्जिन जो आपको एक सेफ्टी रहता है कि अगर आपके सवाल गलत हो भी रहे हैं तो भी नेट क्वेश्चंस आपके कट ऑफ को क्लियर करवा देंगे। तो ये सी सेट का एस्पेक्ट है। एंड पेपर को अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीएससी या तो कॉम्प्रिहेंशन अगर टेढ़ा आ रहा है तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। सो सी सेट इज अबाउट उस गेम की बात है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक क्योंकि एक तो आप जीएस और सी सेट के बीच में जो 2 घंटे का ब्रेक होता है वो भी बहुत क्रूशियल होता है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। कई लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने लगते हैं, हमारे आसपास लोग मिल जाते हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। सो अब हम भी अगर हम सुन भी रहे हैं तो भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही जाता है। तो वी नीड टू अवॉइड दैट ऑल्सो। वो 2 घंटे भी बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा सी सेट में जब हम अगर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो प्रैक्टिस करते टाइम भी हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे सोच के रखने चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम, सिलोजिज्म। इन टॉपिक्स से हम जैसे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो इनसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सी सेट का कि आप 80 के 80 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देख पाएँ। और ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन जो आपको आते थे बहुत इजी थे वो आप घर पे आके देख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सी सेट में। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द सी सेट एस्पेक्ट। तो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स थिंग। इसके अलावा नाउ वी विल प्रोसीड टू द मेंस पार्ट। सो मेंस में क्या है कि जैसे मैंने अपने तीनों मेंस क्लियर किए हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि आपके नोट्स तो होने चाहिए आपके पास जो आपने खुद बनाया हो, रेदर देन टेकिंग रिलाइंग ऑन रेडीमेड सोर्सेज जो आपके अपने नहीं हैं। तो मेंस में जो गेम है वो आपके नोट्स में ही है, कितने डिटेल्ड और कितने अच्छे से आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं। और मेंस के अगर मैं बात करूं तो जो 2-3 फोकस है, पहला एस्पेक्ट ये है कि आप कितना ज़्यादा
फर्स्ट इज द टाइमिंग एस्पेक्ट, 3 घंटे में आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एस्पेक्ट है उसकी कंटेंट डिलीवरी की, कि क्या जो सवाल पूछा जा रहा है हम उसके आसपास या एक्यूरेट हम लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। सो ये दो ही चीज होती है मेंस में। इसके अलावा क्योंकि अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स नहीं लिखे हैं मेंस में, तो प्रॉब्लम आ जाती है टाइमली कंप्लीशन में। जैसे जैसे मैं पर्सनली जब लिखता हूँ, तो प्रीलिम्स के बाद जो मैं पहला पेपर लिखता हूँ और मेंस से पहले जो लास्ट पेपर मैं लिखता हूँ, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो आप सभी जब आप अपना मेंस लिखेंगे तो आप सबको ये देखने को मिलेगा। तो इट इज अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। So and after timely completion and practice, the second part is about content, जो कि आप अगर आपको एक फेयर कंपैरिजन करना है तो आप टॉपर्स कॉपीज से देख के कर सकते हैं। स्पेशली जो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक होल्डर्स हैं, देयर मेंस स्कोर इज रियली गुड। और आप उनकी कॉपी जब आप देखेंगे तो ये आप कर सकते हैं कि सेम टेस्ट जो उन लोगों ने लिखा है आप खुद उठा के लिखें और अपने आंसर्स उनसे कंपेयर कीजिए। और दूसरा, मॉडल आंसर्स भी आप देख सकते हैं, जो आप उन दोनों से कंपेरिजन करके देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मेंस में। So this is about the mains aspect. Now coming to the optional part, जैसे how did I choose my optional subject? तो मेरा चूंकि 5 साल मैंने पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ही लिया। बट since many of the people they tend to change their optional, which is different from their graduation or masters family. तो उसके उस केस में uh, हमें कुछ एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होगा। द फर्स्ट इज द सिलेबस, कितना ज़्यादा आप इजीली सिलेबस खत्म कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है आपको। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि क्या आप सिलेबस के बाद क्या आप डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या आप उस आंसर अपने राइटिंग में उस चीज़ को लेके आ पा रहे हैं कि नहीं ले आ पा रहे हैं। तो ये दो एस्पेक्ट जो हैं ये ऑप्शनल चूज करने में काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस क्योंकि हमें ये भी नहीं करना है कि हम रिपीटेटिवली मेंस लिखे जा रहे हैं सेम ऑप्शनल से, एंड वी आर नॉट इवन स्कोरिंग द वेरी बेसिक मार्क, एंड स्टिल वी आर कीपिंग इट। वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ हो जाएगा। देयर वी नीड टू स्टॉप एंड रीथिंक कि क्या हम अगर कोई और ऑप्शनल लें तो हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। लाइक आई पर्सनली बिलीव कि अगर 250 मार्क्स ऑप्शनल में नहीं आ पा रहे हैं, तो either our GS and essay should be too good, or we need to reconsider our optional subject. Otherwise, we will be in a problem. क्योंकि कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जहाँ पे अराउंड 300 भी मार्क्स आते हैं। इनफैक्ट सब में ही लोग लेके आते हैं जो टॉपर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पार्ट, कि इतने एवरेज मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए अगर आपको गेम में बने रहना है। सो दिस इज अबाउट द ऑप्शनल पार्ट। अ, मेरी जो सोर्सेज या बुक लिस्ट है, मैं अगर उनकी बात करूं तो प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने बताया, जो ब्रॉडली जो टॉपर्स ने किया मैंने वही किया। मेंस में क्योंकि मैंने कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं की थी, तो मैंने मेंस के लिए ओरिजिनली वनली आईएएस का प्रहार बुकलेट आता है, मैंने उसको देखा था। अ, उससे मेरे बेसिक नोट्स मैंने बनाए थे। इसके अलावा मैंने कुछ एडिशंस भी किए थे, जो सिविल्स डेली के एक्स फैक्टर नोट्स आते हैं, दे आर ऑल्सो आई दैट ऑल्सो आई फाउंड गुड, तो मैंने उससे भी कुछ नोट्स एडिशन किए हैं। और मैंने विजन के भी जो मटेरियल्स हैं मैंने वो भी देखे। तो वी नीड टू स्क्रैम्बल फॉर रिसोर्सेज, जब अगर अगर आपने फाउंडेशन कोचिंग नहीं किया है तो, क्योंकि आपके नोट्स तो बने होने ही चाहिए। बीट जैसे आई एम इन फिल्म्स ऑल्सो, काफ़ी लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, मैं फिल्म्स के भी नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि इट गिव्स मी अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम, ताकि मैं पैनिक ना करूं। जब नोट्स होते हैं खुद के बनाए हुए तो हमें लगता है कि हम खुद बना रखे हैं तो हम इसको जल्दी कर लेंगे। तो दैट इज अबाउट द नोट्स एस्पेक्ट, एंड दैट गोज फॉर मेंस ऑल्सो। जब हमारे पास नोट्स होंगे तो हम उसको जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। तो दैट इज वाई ये इम्पोर्टेंट है। सो एंड आफ्टर अ बेसिक नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, आप उस पर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप मॉडल आंसर से कर सकते हैं, आप टॉपर्स कॉपी से कुछ उठा के देख सकते हैं, आप डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स ये सब ऐड कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर यू हैव गॉट अ बेसिक नोट्स। सो दिस इज अबाउट द note making. I think someone asked whether I'm working. So I was not working before, but
I got appointed as a district youth officer in My Bharat organizations, and I was selected by the under the Pratibha Setu portal on the basis of my 2023 interview. So earlier I was not working, and even in this attempt, after mains only I got this job. So the next question is आंसर पॉइंट वाइज लिखें या फ्लो चार्ट डायग्राम निकालना चाहिए. सो आई आई कैन से इट्स अबाउट द रिप्रेजेंटेशन एस्पेक्ट. तो अगर आपको लगता है कि अगर आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स उस आंसर में ला सकते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. मैं भी कोशिश करता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे मैं बना सकता हूँ मैं उनमें जरूर बनाता हूँ. So I am just going through the questions, and then I will address them. So in my polity source, I have done Lakshmikant, M. Lakshmikant in the prelims part. And along with that, initially I had read the Indian Constitution at work, जो क्लास 11th की बुक है. और 12th में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, उसके जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं मैंने वो पढ़े थे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ रखे थे. So this was for the prelims part. मेंस में मैंने ओनली आईएएस और एक्सपेक्टर नोट्स से यहाँ से कुछ एस्पेक्ट्स जो प्रीलिम्स में नहीं कवर हुए हैं मैंने उनको ऐड किया था. एंड मेरी नोट्स मेकिंग मैंने स्टैंडर्ड बुक्स से ही की थी. लेक्चर्स देख के आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल मेकिंग नोट्स फ्रॉम लेक्चर्स, तो मैं नोट्स से ही देख के मतलब मैंने उसको बना रखे हैं. कमिंग टू द पार्ट हाउ वन इज स्टडिंग, ये चूंकि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है कैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी टाइम टेबल आपके हिसाब से ही आपको बनानी चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितनी देर में वो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. लाइक मैं पर्सनली इकोनॉमिक्स और इवन इन साइंस टेक लेट से आई एम नॉट वेरी गुड, तो मैं इन इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा देर पढ़ता हूँ रेदर देन जैसे पॉलिटी है. पॉलिटी में मैंने मेरा ऑप्शनल भी है और मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स में भी वही किया था, तो मुझे समझने में कोई मुश्किल नहीं होती है, तो उसमें मैं कम टाइम देता हूँ. सो द दिस इज हाउ आई थिंक वन कैन डू. अगर आपके उस सिलेबस में आपको यू फील दैट यू आर रिलेटिवली वीक, तो आपको वहाँ टाइम देना ही पड़ेगा. और टाइम टेबल अगर बनाना ही है तो कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. अगर कोई ऐसा भी होता है जैसे आई पर्सनली आई स्टडी मोर व्हेन माय एग्जाम इज नियर, तो अब मैं उसमें काफ़ी देर तक 10+ आवर्स खूब आराम से मैं पढ़ सकता हूँ जब मेरे एग्जाम्स पास होते हैं. बट लेट्स से सम पीपल दे टेंड टू गेट वेरी एंग्जियस, दे पैनिक व्हेन द एग्जाम इज नियर. तो अगर आपको पता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको पहले से ही वो कंसिस्टेंट डेडिकेटेड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाके आप हम सभी पैनिक करते हैं, बट सम पीपल दे आर नॉट एबल टू होल्ड देमसेल्व्स. तो उस लिहाज से आपको अपना टाइम टेबल पहले से बना के रखना चाहिए. तो एंड आई पर्सनली थिंक दैट 6 से 8 घंटे मिनिमम मिनिमम या 6 से 8 घंटे तक तो रखना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आप लूज ना कर रहे हैं. यूपीएससी में मोटिवेशन आई गेस कैसे रखें, ऐसा सवाल है. तो बेसिकली आई पर्सनली थिंक दैट कोई भी मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म का ही प्रोसेस होता है, इट वॉन्ट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग. तो अब ज़्यादा फोकस हमें अपने डिसिप्लिन पे रखना चाहिए कि क्या हम डेली अपना जो टारगेट्स हैं क्या उनके आसपास पहुंच पा रहे हैं. इवन इफ वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस, तो भी एक अगर हम डेली लेट से अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं, तो क्या हम वहाँ जाके 6 से 8 घंटे दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो किसी भी मोटिवेशन से ज़्यादा आपका डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट खुद ही रखेगा, एंड यू विल बी सीरियस ऑन योर ओन. उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी. एंड हमें जो उसके आउटपुट्स जो होते हैं वो हमें इनिशियली नहीं पता चलता है, बट क्यूमुलेटिवली जब आप लास्ट में जाएंगे तो वो आपको खुद दिखेगा हाउ बेटर प्रिपेयर्ड यू आर इन कंपेरिजन टू योर पीयर ग्रुप. हाँ, मोटिवेटेड आप रहें ना रहें, इस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है. क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप डीमोटिवेट जरूर हो जा रहे हैं अपने आसपास के लोगों से. वहाँ आपको आई गेस अपनी फ्रेंड सर्कल और पीयर ग्रुप पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है.
क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम के अराउंड एक हाइप है, और आई गेस वो फियर जो है जेन्युइन भी है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं, और प्लस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच आर अप्लाइंग एंड द रेशियो ऑफ सीट्स वो इतना ज़्यादा ही कम है। उस केस में आप और ज़्यादा निगेटिव साइड पे ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। खुद को थोड़ा पॉजिटिव रखना ही चाहिए। तो अपने पीयर ग्रुप का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना आई गेस ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बिना दिल्ली आए भी उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया। प्लस आजकल जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर इवन टॉपर्स दे शेयर देयर स्ट्रेटजीज वाया टेलीग्राम चैनल, तो इससे आपकी काफ़ी प्रिपरेशन ईजी भी हो जाती है। तो अ, दिल्ली आने ना आने से बहुत ज़्यादा आई गेस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप दिल्ली सीधे इंटरव्यू देने ही आइए तो वो ज़्यादा बेहतर है। About plan B aspect, I personally, I have myself have seen change in this answer. जब मैं शुरू किया था in my first attempt, I used to think ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लान बी पे हमें क्या ही प्लान बी है, हमें सीधे यूपीएससी करना है, तो प्लान बी नहीं रखना चाहिए। बट लेटर व्हेन आई कुड नॉट क्लियर इवन इन माय सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, मैं इंटरव्यू दे के भी सेलेक्ट नहीं हुआ था, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि प्लान बी थोड़ा आपको ज़रूरी है, उस एस्पेक्ट पे आप ध्यान दें प्लान बी पे, क्योंकि आप एक अ, ऐसी रेस की तरफ नहीं भाग रहे हैं कि आप बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बिकॉज़ विथ योर एज, विथ योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप एक फटीग महसूस करेंगे। यू आर नॉट गोइंग, योर विल पावर इटसेल्फ इट विल स्टार्ट टू वीक हो ही सकता है अगर आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं तो। आई पर्सनली बिलीव कि प्लान बी होना चाहिए, और ये ना हो बस कि आपका प्लान बी जो है वही आपका प्राइमरी प्लान हो जा रहा है। सो प्लान बी शुड नॉट बिकम प्लान ए। वहाँ पे आपको ऐसे डिसाइड करना है कि आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है वो डिसोरिएंट ना हो। लेट्स से इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर स्टेट पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी से अलाइन हो रहा है, देन आई गेस यू कैन गो फॉर इट। एंड इवन इन दैट केस ऑल्सो, I personally believe initial attempt, especially the first and second attempt in UPSC, it should be very clear, very focused, and उस एस्पेक्ट में आई थिंक अगर आप एक बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक है तो वहाँ प्लान बी पे फोकस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर फर्स्ट सेकंड में भी सक्सेस नहीं मिल रहा, देन आई कैन देन वन कैन थिंक कि आप आगे देखें, बट इनिशियल अटेम्प्ट शुड बी फुली फोकस्ड, और आपकी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप यहीं प्रोसेस को खत्म कर दें, क्योंकि स्ट्रेच करना भी ठीक नहीं है कहीं से। न्यूज़पेपर्स में अगर मैं बात करूँ तो अ, सबका अपना अपना एस्पेक्ट है वहाँ पे। जैसे मैं पर्सनली न्यूज़पेपर कभी मेरी वीकनेस रही कि मैं न्यूज़पेपर उस तरीके से कभी नहीं पढ़ पाया। मैं न्यूज़पेपर केवल अपने मेंस के रिजल्ट वाले दिन से इंटरव्यू के दिन तक ही पढ़ता हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका मुझे प्रॉब्लम होता है कि मैं अपडेटेड काफ़ी नहीं रहता हूँ। But that aspect I try to supplement by the magazines primarily, current affairs magazine। तो मैं पर्सनली विजन का पीटी 365 फॉर प्रीलिम्स और मेंस 365 फॉर मेंस, इन दोनों को मैं यूज करता हूँ। इसके अलावा जो है मैं प्लेसेज इन न्यूज की वीडियोस देख लेता हूँ, ताकि उसमें भी अगर कुछ करंट अफेयर्स कवर्ड हो तो मैं उसको कवर कर सकूँ। एंड रिगार्डिंग सिंस प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग, सो देयर आई विल से कि हमें भी एक हमें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर से ये आता है कि हम ये रिसोर्सेज देख लें, हम वो पढ़ लें। मेरे अंदर भी होता है, इवन आफ्टर इंटरव्यूज, इवन आफ्टर सिलेक्शन, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, वो भी ज़रूर मतलब ऐसा देखते हैं। बट उस केस में आपको खुद को थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ उसको मल्टीपल रिवीजन से आप अपने प्रीलिम्स को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द एग्जाम पार्ट। एंड कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, इन दैट आई विल से कि
लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स, आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट, एंड स्पेशली इन लास्ट 1 ईयर में भी जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां से चांसेस क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में इफ़ वन इज गोइंग थ्रू इट रेगुलरली तो काफ़ी ठीक बात है। अदरवाइज आपको मैगजीन से तो उसको सप्लीमेंट कर लेना चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर्स इज इम्पॉर्टेंट, बी इट प्रीलिम्स और बी इट मेंस, तो आपको कहीं ना कहीं से उसको कंप्लीट तो करनी चाहिए। रिगार्डिंग कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, आई गेस मैंने इन माय पर्सनल केस मैंने फाउंडेशन कोचिंग नहीं किया, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू के दौरान मैंने लगभग लगभग जितने मेजर कोचिंग्स हैं सब में ही मैंने गया हूँ। टेस्ट सीरीज अगर किसी कोचिंग से लेनी है तो आई मैंने पर्सनली ज्वाइन कर रखा है, मैंने फोरम की एमजीपी देख रखी है, और सिविल्स डेली का जो स्मैश मेंस प्रोग्राम है मैंने उसमें ज्वाइन कर रखा था। तो टेस्ट सीरीज भी मैंने ट्राई किए हैं कोचिंग से, एंड आई थिंक मोर और लेस सारे ही ठीक ठाक ही हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअल एग्जाम में तो कितने क्वेश्चंस मेंस में स्पेशली डिपेंड करता है किस कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही थी कोचिंग्स में। कब से ज्वाइन करें? सो हियर आई वुड लाइक टू से कि अगर आप मीन्स की कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो काफ़ी लेट्स से अगर आपको नेक्स्ट ईयर मीन्स देना है तो कितने ही लोग, काफ़ी सारे टॉपर्स वो 1 साल पहले कर लेते हैं, ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। प्रीलिम से पहले मेंस के टाइम आप इंटरव्यू के स्कोर्स पे ना रिलाई करके आपका मेंस इतना अच्छा हो कि उससे क्लियर हो जाए। और ये प्रोसेस जो है 3 महीने में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अगर आपने पहले से ज्वाइन कर रखा है और आप रेगुलरली एक डिसिप्लिन के साथ लिख रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो उस केस में आप लेट्स से if you are continuously in the cycle, as one of my friends used to say कि फिल्म्स में फेल होना भी कभी कभी ब्लेसिंग हो जाता है। तो अगर आपने फिल्म्स किसी वजह से नहीं क्लियर हुआ देन यू शुड बी राइटिंग योर मेंस टेस्ट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंस अगली बार जब आपको कभी मौका मिले तो आपका मेंस उस टाइम इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उस अटेम्प्ट में आप यूपीएससी बस क्लियर करें, प्रोसेस खत्म करें। डेली कितने घंटे पढ़ने उस पर हमने जैसा बोला कि एक एक लूज ना करने वाला एस्पेक्ट होना चाहिए, 6 से 8 घंटे तक तो कोशिश रहनी चाहिए कि आप कवर कर सकें। और आइदर अगर आप ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं तो भी आपको ये देख लेना चाहिए कि कितने लास्ट में आपको जाके तैयारी शुरू करनी है, ऐसा ना हो एग्जाम से एक दिन पहले ही बस बैठ जाए। क्वेश्चन की डिमांड की बात करें अगर तो अब कुछ वी नीड टू सेग्रीगेट क्वेश्चंस आल्सो। लेट्स से कि कुछ क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो, और वो आपको बस आपकी नॉलेज बेसिस पे आप उसको लिख सकते हैं। बट दीज डेज आप जीएस के क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं, और वहाँ पे जो है डिमांड समझने में हमें थोड़ी मुश्किल आती है। तो ट्राई वी नीड टू ट्राई कि हम ब्रेक कर पाएँ क्वेश्चंस को कि कितने एस्पेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, क्या वो सारे एस्पेक्ट हम कवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने तीनों मेंस दिए हैं तो उसमें मैंने ये चीज़ भी देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसके बारे में हमें बहुत वेगली आइडिया होता है। तो व्हाट आई डू पर्सनली इज, जैसे मेंस में टाइम डिवीजन जो है 10 मार्कर्स के लिए जो है 7 मिनट्स एंड 15 मार्कर्स के लिए 11 मिनट, तो दिस टोटल्स टू 3 आवर्स ऐसा हो जाता है। आई पर्सनली डोंट फॉलो डेट, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे होते हैं या बहुत वेगली आ रहा है उसको मैं बहुत जल्दी लिख के ख़त्म करता हूँ, एंड आई यूटिलाइज जो टाइम वहाँ बचता है उन क्वेश्चंस में जो मुझे अच्छे से आता है ताकि मैं और अच्छे से लिख पाऊँ। तो मैं उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। तो ये अपना अपना है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मीडियम कैसे चूज करना है यूपीएससी का, तो ये आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन किस हिसाब से आप उसको देखना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में, गो फॉर हिंदी। कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में कोई बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं तो हिंदी मीडियम से हैं और उन्होंने एग्जाम निकाला है। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो गो फॉर इंग्लिश, बट योर राइटिंग स्किल्स इन दैट गिवन लैंग्वेज इट शुड बी गुड, वो जरूरी है।
सोशल मीडिया का यूज कैसे करें? तो अब ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे एज अ हेल्प की तौर पे देख रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन के तौर पे देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको खुद को ही एक सेल्फ रेगुलेशन लाना होगा कि अगर जैसे आई पर्सनली बिलीव कि आप जैसे सोशल मीडिया एज एन एंटरटेनमेंट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो लेट्स से गिवन टाइम में आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से मुझे पर्सनली कभी हेल्प नहीं होगा इस तरीके का। समवन इज आस्किंग शुड आई टेक कोचिंग और नॉट, इट्स entirely up to you. If you feel you can make your notes, you can get a basic idea, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पर्सनली मैं मुझे पता था कि अगर मटेरियल हो तो मैं वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो मैंने वैसे ही किया था। मैंने जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो आई थिंक मोर और लेस हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आई थिंक इफ आई गेट टाइम आई विल रिप्लाई देयर। So, थैंक यू सो मच।